उम्र में भी सही जानकारी ना होने के कारण लड़कियां शारीरिक संबंध बना लेती हैं। कम उम्र में यौन संबंध बनाने का असर उनके शारीरिक विकास को तो रोकता ही है। इरेगुलर महीना जो है वो बहुत इरेगुलर है, या महीने के बीच बीच में भी ब्लीडिंग हो रही है, या किसी महिला का मेनोपॉज हो गया है, यानी कि उसका जो है, ताकि आपको ये बीमारी ही ना हो, और सिम्टम्स अगर आपको बार बार वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो उसका प्रॉपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज़। मैं हूं मौली साहू और हमारे हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप नहीं जानते कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं को किसी भी उम्र में हो सकती है। आजकल कई महिलाओं का साथी के साथ शारीरिक संबंध भी इसका बहुत बड़ा कारण होता है। हालांकि वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन काफ़ी प्रयास के बावजूद अवेयरनेस की कमी है, और यही कारण है कि हम आपको बता रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। क्या आपको पता है कि इसे फाइब्राइड, रसौली या फिर ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। 35 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को इसका खतरा सबसे ज़्यादा होता है। औरतों के लापरवाही बरतने के कारण उनमें ये कैंसर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कम उम्र में भी सही जानकारी ना होने के कारण लड़कियां शारीरिक संबंध बना लेती हैं। डॉक्टर रीना, जो कि हरिद्वार के ESI हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया कि 18 साल से कम उम्र में लड़की का शरीर इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। छोटी उम्र में लड़कियां यौन संबंध बनाने के लिए शारीरिक के साथ साथ मानसिक तौर पर भी तैयार नहीं होती हैं। आजकल सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आ गई है, जिसको लगवाना जरूरी है। कम उम्र में यौन संबंध बनाने का असर उनके शारीरिक विकास को तो रोकता ही है, साथ ही इससे HIV, एड्स और सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। सही जानकारी न होने के कारण लड़कियां अपनी मर्जी से संबंध बना लेती हैं। कई बार तो लड़की खुद किसी प्रकार का संक्रमण होने के बाद भी उस बात को छुपा लेती है। ऐसे में बात बढ़ जाने के बाद लड़कियों के शरीर के साथ साथ मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना बर्मन, ESI औषधालय हरिद्वार से आज आपको सर्वाइकल डिस्प्लेजिया पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो सर्वाइकल डिस्प्लेजिया जो है वो एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है, जो कि कैंसर में बहुत रेयर चांसेस होते हैं इसके चेंज होने के। इसका होने का इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारी बच्चेदानी होती है, जो हमारा यूट्रस होता है, उसके जो नॉर्मल सेल्स हैं वो अबनॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। इसके होने के कारण क्या होते हैं? इसका होने का जो मेन रीज़न है, जो प्रमुख कारण है, वो है HPV वायरस की इन्फेक्शन। HPV वायरस क्या होता है? वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो बीमारियां होती हैं उनसे फैलता है। और ये जब इन्फेक्शन किसी को होती है तो जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है, उसे ये बहुत सारे केसेस में, आप बोलिए कि 80 या 90% केसेस में ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है। परंतु कभी कभी बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि किसी फीमेल को अगर बार बार ये इन्फेक्शन हो रही है, या फिर कोई इसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं ले रहा है, या किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये जो हमारी यूट्रस की जो लाइनिंग, जो हमारे बच्चेदाने के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, वो इरिटेट होते रहते हैं उस इन्फेक्शन की वजह से, जिससे कि वो एबनॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जैसे मैंने आपको भी बताया कि इसका जो मेन कारण है वो HPV वायरस है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो बीमारियां होती हैं उनसे फैलता है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि जिनमें ये ज़्यादा होने के बहुत चांसेस होते हैं। पहला तो जैसे अभी बताया मैंने, इम्यूनिटी पावर, जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, अगर वो किसी फीमेल में बहुत कम है, जैसे कि किसी को पहले से HIV एड्स है, उन मरीजों में बहुत कम होती है शक्ति, या फिर कोई इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ जो कि हमारी रोग इम्यूनिटी पावर को कम करते हैं, ऐसी फीमेल्स उनमें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ऐसी फीमेल जिनकी आयु 50 वर्ष से ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा पाई जाती हैं ये बीमारी। और ऐसी महिलाएं जो बीड़ी सिगरेट या तंबाकू खाती हैं, ऐसी फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ये इन्फेक्शन होने के। तो ये थे रिस्क फैक्टर्स कि किन में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आता है सिम्टम्स। क्या हमें अपने अंदर इसके क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? तो वैसे तो ये बहुत सडन डायग्नोस होता है, बट अगर इसके बावजूद भी अगर किसी को बार बार सफ़ेद पानी की दिक्कत हो रही है, जो कि दवाई लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रही,
या फिर किसी को इरेगुलर महीना जो है वो बहुत इरेगुलर है, या महीने के बीच बीच में भी ब्लीडिंग हो रही है, या किसी महिला का मेनोपॉज हो गया है यानी कि उसका जो है पीरियड आने बंद हो गए हैं, उसके बाद भी उसे ब्लीडिंग शुरू हो जाए 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो ये जो कुछ सिम्टम्स है जिनके बारे में हमें सचेत रहना चाहिए। और अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आए तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसर्न करें। तो ये थे सिम्टम्स। उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 80% केसेस में क्योरेबल है और 80% केसेस में अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। ऐसी महिलाएं जिनमें ये टेस्ट के बाद अगर ये किसी में पाया जाता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 95% क्योरेबल होता है, ट्रीटेबल होता है। तो प्रिवेंट कैसे करें, हम इससे कैसे बचें? जैसे आप सबको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर हम इसे होने ही नहीं देंगे तो हमें ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो प्रिवेंशन के लिए अपना खाना पीना सही कीजिए। अगर कोई फीमेल बीड़ी सिगरेट या तम्बाकू का सेवन करती है उसे बंद करिए। और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, उनमें ज़्यादा पाया जाता है ये। और आजकल HPV की इन्फेक्शन आ गई है, तो अपनी HPV की वैक्सीनेशन आ गई है, तो आप अपनी HPV की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। 9 साल से जितनी भी बड़ी फीमेल्स हैं, जो भी लड़कियां हैं, वो अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर लें। और इसका फॉलोअप कैसे करना चाहिए? फॉलोअप में ये है कि जितने 29 साल से कम की जितनी भी फीमेल्स हैं वो अपना हर 3 साल में पैप स्मीयर ज़रूर कराएं। पैप स्मीयर क्या है? पैप स्मीयर वो टेस्ट है जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि किसी भी फीमेल को सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हैं कि नहीं हैं। तो 29 साल से कम की जितनी भी फीमेल्स हैं वो हर 3 साल में अपना पैप स्मीयर ज़रूर कराएं। और 29 से 60 या 65 साल आप बोल सकते हो, उसके बीच में जितनी भी फीमेल्स हैं वो अपना हर 5 साल में अपना पैप स्मीयर ज़रूर कराएं। क्योंकि अगर जल्दी से जल्दी ये बीमारी डिटेक्ट हो जाएगी तो ये कैंसर में चेंज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और ट्रीटमेंट में अगर किसी को सपोज अगर किसी को ये डायग्नोस भी होता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आजकल बहुत अच्छा इलाज है हमारे भारत में। इसमें क्या होता है कि आप अगर किसी को ये डिटेक्ट होता है तो क्रायो सर्जरी, इलेक्ट्रो सर्जरी या फिर लेज़र से जो भी नॉर्मल सेल्स दिखाई देते हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। या फिर वो फीमेल जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है या फिर जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो उनमें हम पूरा उसके बच्चेदानी ही निकाल देते हैं। तो कभी भी इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है, जो मैंने बताया रिस्क फैक्टर्स बताए उनका ध्यान रखना है ताकि आपको ये बीमारी ही ना हो। और सिम्टम्स अगर आपको बार बार वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है और अपनी साफ़ सफाई पे ध्यान रखना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो पाए। और अपने आसपास अवेयरनेस फैलानी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी वैक्सीनेशन ज़रूर लेनी है। जैसे मैम आपने बताया कि जैसे हम देखिए की तरफ पर आके हमारा युवा भी जो है सेक्स के लिए मुझसे आगे बढ़ रहा है। छोटे बच्चे सेक्स के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो माओ को पता भी नहीं होता कि उनके बच्चे, तो उससे पहले वैक्सीन लग जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उन पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी या उन बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि जो इसकी वैक्सीनेशन है वो 9 साल की बच्चियों से ही शुरू हो जाती है। जो इसकी आप बोल सकते हो जो इसकी पावर है वो 9 साल से 25 साल तक अगर कोई अपने आप को वैक्सीनेट कराता है तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा रहती है। 25 साल से ज़्यादा वाली जो फीमेल्स हैं उनमें थोड़ा सा अभी डाउटफुल है कि उसमें क्या इसकी शक्ति होगी, क्या ये इफ़ेक्ट करेगी। पर 9 साल से 25 साल तक की एज तक अगर वैक्सीनेशन कराई जाए तो 100% ये सक्सेसफुल रहती है। मैंने जैसे आपसे बात मल्टीपल सेक्स की करी तो हमने कई बार ये देखा कि इसमें मेल और फीमेल दोनों को भी वैक्सीनेशन होना बताया गया है। अगर दोनों वैक्सीनेट होते हैं तो कितना 150% रह सकता है? बिल्कुल, दोनों वैक्सीनेट देखिए। अगर एक फीमेल है, फीमेल को जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये आपको फैलेगी तभी अगर आपके मेल पार्टनर को ये होगी। तो ऑफकोर्स अगर मेल पार्टनर भी अपना वैक्सीनेशन कराता है तो उसे भी इन्फेक्शन नहीं होगी। अगर उसे इन्फेक्शन नहीं होगी तो फिर फीमेल को भी वो इन्फेक्शन नहीं फैलेगी। तो इसलिए दोनों का वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब मल्टीपल सेक्स बहुत ही आगे बढ़ रहा है तो इससे हमें
गर्भनिरोधक किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कॉन्डम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? बिल्कुल, इसका जो हम प्रिवेंशन में बात करते हैं, इसका ये भी है कि अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं या फिर कोई भी है, आपको कॉन्डम्स का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा बैरियर होता है इस इन्फेक्शन को फैलने से बचाने के लिए। सर्वाइकल कैंसर में हल्के और गंभीर मामलों में किस तरह से तुलनात्मक स्थिति कैसे देखा है? देखिए, हल्के मामले और गंभीर मामले में हम सिर्फ आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। आप सिम्टम्स में हम आपको कोई भी पेशेंट सपोज अगर हमारे पास आता है तो हम उसे देख के ये नहीं बता सकते कि ये माइल्ड कैंसर है या ये मॉडरेट कैंसर है या ये सीवियर कैंसर है। जो हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ये सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे किया जाता है कि उसमें कितने सेल्स एबनॉर्मल हो गए हैं, थोड़े सेल एबनॉर्मल है, 50% सेल्स एबनॉर्मल है या 100% सेल्स एबनॉर्मल है, उस बेसिस पे ये कैटेगराइजेशन की जाती है। योनि प्रसव के समय प्रसूति घावों की रोकथाम किस पर आरंभ होता है? सॉरी, इसमें हमें पॉइंट वाली योनि प्रसव के समय प्रसूति घावों की जो रोकथाम उसमें किस तरह है? उसमें देखिए, उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो कि जब एक डिलीवरी होती है उस टाइम पे जो ये घाव होते हैं ये होने बहुत नॉर्मल होते हैं। छोटे मोटे घाव तो होने के चांसेस रहते ही हैं, पर जो कि स्किन तक ही लिमिट होते हैं, जो कुछ 1-2 दिन 3-4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो गहरे घाव होते हैं जो कि हमारे अंदर मसल्स में चले जाते हैं और उससे अंदर चले जाते हैं, उन्हें रोकना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें देखना चाहिए कि किसी केसेस में क्या होता है कि बच्चे का सिर बहुत बड़ा होता है, उससे ये होने के बहुत चांसेस रहते हैं, या फिर जो उसका बच्चेदानी का मुंह होता है वो पूरी तरह से खुल नहीं पाता, उससे भी बहुत चांसेस होते हैं ऐसे घाव होने के। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें हल्की हल्की मसाज देनी चाहिए डिलीवरी के टाइम पे, और जैसे सिर बाहर निकले उस टाइम पे जो हमारा पेरिनियम एरिया होता है उसमें हमें हॉट गॉज रखने चाहिए, जिससे कि वो थोड़ा गर्म रहे और उसे डायलेट होने में टाइम मिले, अच्छी तरह से डायलेट हो पाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए इन ऐसे घावों से बचाने के लिए। और तीसरी चीज़, हम आजकल शायद वो यूज़ में नहीं होता है, पहले बहुत यूज़ में होता था, जिसे हम बोलते हैं एपिजियोटमी, जिसमें हम पहले ही एक सर्जिकल कट देते हैं 1 से 1 या 1.5 सेंटीमीटर तक का, ताकि वो उसे बच्चे को बाहर निकलने में टाइम मिले, और वो फिर बाद में स्टिचेस लगा के उसे घाव को भर दिया जाता है। बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा दी जा रही जानकारी से काफ़ी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।